हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 9 के डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। जो v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसका मास m सिंबल हम कंसिडर कर रहे हैं, v वेलोसिटी हमने ली हुई है। हालांकि जो u सिंबल दिया जाता है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए होता है और v फाइनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है जिसका मास m और वेलोसिटी v है। ठीक है, तो ऐसे केस में मोमेंटम क्या होगा? सबसे पहली बात, हमें मोमेंटम के बारे में मालूम होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। देखिए, मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात आती है, जब हमें मोमेंटम क्या है ये मालूम हो जाता है तो उसके बाद इस क्वेश्चन को कवर करना बहुत ईजी है। क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरीके से इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है ना, इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में रहने की कोशिश करता है। इसी तरीके से मोमेंटम भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? फॉर्मूला हमारे पास आना चाहिए P = mv। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पर हमारे पास होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें। सोचिए जरा, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है, तो आप उस डेफिनेशन के आधार पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई mv² कोई कनेक्शन नहीं है, mv², क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में mv का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब m² v², mv², हाफ mv² तो वैसे पॉसिबल नहीं, काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करते हैं इसको, और m × v, मास × वेलोसिटी, और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मोमेंटम क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का अगर उस ऑब्जेक्ट का मास आप m कंसीडर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v कंसीडर करते हैं, तो क्या मोमेंटम होना चाहिए? तो उसका मोमेंटम होगा m × v। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, P = mv। ये साइड में लिख दिया मैंने, आप इसको याद रखिएगा, तो उससे आपको इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसे कवर करना इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ ए हैवी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? लीनियर मोमेंटम क्या होगा किसी हैवी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट में है? अब जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि भाई P = क्या होता है, m × v होता है ना। अब सोचिए आप, मोमेंटम क्या होगा, है ना। मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर और वेलोसिटी पर। अगर आप कहते हैं वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है, कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मोमेंटम भी 0 हो जाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि वेलोसिटी वहां पर नहीं है। और वेलोसिटी नहीं है, इस बात का कैसे पता चल रहा है हमें? ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रुका हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे जो पूछा जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है किसी हैवी ऑब्जेक्ट का जो रुका हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई मोमेंटम उसमें नहीं होगा, इस कंडीशन में कोई मोमेंटम नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम = 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेक्ट ऑप्शन है ए, मोमेंटम शुड बी 0 व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोटिस किया होगा, फॉर्मूले से ही सॉल्व कर दिया गया है ना, तो फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट शुड बी यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम? देखिए, CGS सिस्टम को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखिए, बात आती है यहां पर कि CGS सिस्टम कहां से आ गया है।
इसके लिए आपको 3 नाम अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट नंबर पे होता है आपका एफपीएस सिस्टम, ठीक है, और एक आपका होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम। क्लियर? तो ये 3 चीजें हैं यहां पर। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के अगर हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो यहां पर 3 हमें नाम सुनने को मिलते हैं, और वो क्या है? फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट यहां पर कॉलम बन रहा है ना, तीनों ही केसेस में जो फर्स्ट कॉलम बन रहा है वो किस चीज के लिए है? याद रखिएगा, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है ये आता है लेंथ के लिए, सेकंड वाला जो कॉलम बन रहा है ये आता है मास के लिए, और लास्ट वाला जो कॉलम बन रहा है वो आता है टाइम के लिए। ठीक है, तो लेंथ, मास और टाइम। क्लियर? अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं, ये सिंबल किस चीज को डिनोट कर रहे हैं वो सुन लेते हैं एक बार। फर्स्ट वाले में एफपीएस, एफपीएस सिस्टम का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, लास्ट मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और एमकेएस सिस्टम को जब देखा गया इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई हाँ ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, तो इसको एक नाम दे दिया गया एसआई सिस्टम। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे आपने सुना होगा कि भाई मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होनी चाहिए फोर्स के लिए? अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें मालूम है। अब बात आती है कि भाई फोर्स ठीक है, चलो वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसकी जो मेन यूनिट जो हम जनरल इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा ही सिस्टम ही चलता है वैसे तो मेनली, तो ऐसा यूनिट जो होती है वो इसकी न्यूटन होती है। लेकिन साथ में आपको एक और चीज याद रखनी होगी कि फोर्स की सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट यूज की जाती है, जो हालांकि रेयर क्वेश्चन ऐसा जनरेट होता है पर फिर भी मालूम होना चाहिए, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होनी चाहिए? डाइन। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर आप बात करते हैं तो न्यूटन। क्लियर? बाकी अगर आप जिक्र करते हैं कि भाई सीजीएस सिस्टम में क्या होनी चाहिए तो आपको वहां पर डाइन याद रखना होगा। और एक और खास बात, रिलेशन, मैं यहां पर लिख देता हूं उसको, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10 टू द पावर 5 डाइन। ये एक रिलेशन है न्यूटन और डाइन के बीच में। और न्यूटन क्या है? एक ऐसा यूनिट है फोर्स के लिए, और डाइन क्या है? एक स्मॉल यूनिट है जिसको हम सीजीएस सिस्टम में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, और वो सही ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बी करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपको कुछ और नई चीज भी समझने को आई है, कुछ और नई चीजें भी पता चली हैं, जैसे कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या है, और ये तीनों चीजें क्या होती हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है ये? सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस मींस फुट, पाउंड, सेकंड, सीजीएस मींस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और लास्ट एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मींस मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम होता है तीनों में वो किसका इंडिकेशन देता है? लेंथ का। सेकंड कॉलम इंडिकेशन देता है मास के लिए, और लास्ट कॉलम इंडिकेशन देता है समय के लिए, टाइम के लिए। ठीक है, बाकी एमके सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, जैसे शॉर्ट में एसआई सिस्टम बोल देते हैं, एसआई यूनिट्स बोल दिया जाता है। ठीक है, या फिर इसका एक तीसरा नाम भी पॉसिबल है, रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी दैट शुड हैव। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो सही ऑप्शन है। देखिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि इस मार्कर को सर्टेन हाइट तक अगर हम थ्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये 10 न्यूटन क्या है? ये इसका एक मैग्नीट्यूड है। तो कितनी फोर्स की नीड है? 10 न्यूटन की अगर हमारे पास फोर्स है
तो हम इस मार्कर को सर्टेन हाइट करीब 5 फीट या 10 फीट के आसपास इसको थ्रो कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सभी के लिए होता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि डायरेक्शन है या नहीं है। अगर डायरेक्शन भी है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो जैसे मैंने आपको भी समझाया कि भाई सभी के पास होता है, लेकिन डायरेक्शन सभी के पास नहीं होती है, ठीक है। आप समझिएगा, टॉपिक की बात चल रही है, तो डायरेक्शन सभी के पास नहीं होती है। अब बात आती है, अगर किसी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो उनसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, तो हम उसको फिर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक है, समझने वाला एग्जांपल, कि आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि भाई आप मेडिकल की तैयारी क्यों कर रहे हैं, है ना। तो उस बच्चे ने आपको बोला कि भाई उसके रिलेशन में, उसकी फैमिली में काफ़ी सारे व्यक्तियों ने तैयारी की है, काफ़ी सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं, क्रॉस कर लिया उन्होंने, जो भी XYZ, तो इसीलिए वो भी तैयारी कर रहा है। या फिर कि उसके घर के सामने जो बच्चा रहता है वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है। या किसी ने उसको कह दिया कि भाई मेडिकल में बड़ा स्कोप है, तो आप उसकी तैयारी करो। तो अब इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के पास डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो सबके पास है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि उसका अपना खुद का मन है, अपनी कैपेसिटी के बेसिस पर वो उस स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहा है या मेडिकल में जाना चाहता है, तो वो डायरेक्शन। या फिर जैसे आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई आप, मान लेते हैं वो व्यक्ति, बच्चा जो है 10th में है, कि भाई आप आगे चलकर क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उसने कहा कुछ भी, मेडिकल में चले जाएंगे, ND वगैरह कर लेंगे, है ना, या फिर इंजीनियरिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है उसके पास। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी क्लासेस से ही डिसीज़न ले लेते हैं कि भाई हमें मेडिकल में ही एंट्री करनी है, मन है हमारा। तो उसी हिसाब से क्या होता है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं और हमारा ब्रेन लेवल भी चेंज होता है, क्योंकि हमने फुल पावर में, फुल ट्रस्ट के साथ एक स्ट्रीम को पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हालांकि छोटे बच्चों में डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती, पर उनको इस तरह से समझाना होता है, ऑप्शंस देने होते हैं, फिर जैसा जिसका इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से वो उस ट्रैक पर चलता है। तो कुछ के पास डायरेक्शन है स्टार्टिंग से ही है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी लेने को तैयार है वो, इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं थी, और वो किस लिस्ट में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। फुल कॉन्फिडेंस है उस बच्चे में जो स्टार्टिंग से डिसाइड करके चल रहा है कि मेडिकल करना ही उसको, मेडिकल क्रॉस करना ही उसका टारगेट है, और होता भी है ऐसा, ठीक है ना। चलिए खैर, अब बात आती है इनके कुछ एग्जांपल्स जो अपने बुक्स में या अपने क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में लिखने होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी तय करना, लेकिन अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आप पर्टिकुलर एक लोकेशन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कुछ दूरी तय करते हो, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। आप दिल्ली से देहरादून की तरफ जा रहे हैं, तो दो पर्टिकुलर लोकेशंस हो गई ना, फिक्स पॉइंट आ गए, है ना, एग्जैक्टनेस का हमें पता चल रहा है, क्लियरिटी हो रही है दो पॉइंट्स के बारे में, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति 400 किलोमीटर दूर जाना है, कहाँ जाना है भाई, क्या गोल गोल घूमना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, 400 किलोमीटर जाना है, अरे भाई कहाँ जाना है, कहाँ से चलना है, कहाँ जाना है, तो क्लियरिटी नहीं है ना, तो वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस किस लिस्ट में जाना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी में, और डिस्प्लेसमेंट किस में जाना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आप याद रखिएगा कि आपको क्या चीज समझाई गई है। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट शुड हैव। अब उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अब तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है, आप बहुत आसानी से यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, या फिर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या इनमें से कोई भी नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन के बाद सेलेक्ट करना इजी लगता है, या फिर उससे पहले ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी ABCD, या 4 क्वेश्चन है, चलो सब में A सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां पर आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए आपको पता है न्यूटन के बेसिस पर जो हमारे बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, उनके जरिए 3 स्टेटमेंट आती हैं, फर्स्ट लॉ आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है। थर्ड वाले स्टेटमेंट में क्या दिया गया, टू एवरी एक्शन
टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन जरूर होता है। कई बार क्या होता है, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन आपको फील नहीं हो पाया, है ना, किसी भी सिचुएशन से हो सकता है वो, तो कई बार होता है कि वो रिएक्शन ऑब्जर्व हो जाता है। पर अगर आपने एक्शन किया है तो रिएक्शन जरूर होगा। अगर आपने प्योरली पढ़ाई की है, अच्छे से चीजों को समझा है, तो रिएक्शन जरूर होगा, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? -F इज इक्वल टू एफ, या F इज इक्वल टू -F, या फिर एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, या बोथ B एंड C? तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो A तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक्शन फोर्स हमेशा जो होती है पॉजिटिव होती है। भाई एक्शन पहले करते हैं तभी तो रिएक्शन होता है। अगर आप कहते हैं नहीं भाई पहले रिएक्शन हो रहा है, तो वो उसके लिए एक्शन है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो पावर हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए जैसे इस मार्कर को ऐसे ओपन किया गया, तो मैंने पहले यहां पर ये एक्शन फोर्स अप्लाई की, तो आपने नोटिस किया होगा एक साउंड आ रहा है, तो वो रिएक्शन फोर्स हुई। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्शन फोर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्शन फोर्स पॉजिटिव है, रिएक्शन फोर्स नेगेटिव है। नेक्स्ट एक्शन फोर्स ये डायरेक्ट लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी सही है। तो फिर हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है, उसी को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, कैन बैलेंस्ड फोर्स मूव अ बॉडी एट रेस्ट? कैन बैलेंस्ड फोर्स मूव अ बॉडी एट रेस्ट? अगर कोई चीज रुकी हुई है ना, और बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तो क्या कोई बॉडी मूव कर पाएगी क्या? बताइए, पॉसिबल है? नहीं है भाई। जब बैलेंस फोर्स लग रही है तो चार, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, पहले इसको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए कोई व्यक्ति है, वो किसी लोकेशन पर खड़ा हुआ है, चारों साइड से बराबर फोर्स लग रही है, तो क्या वो डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा डिस्प्लेस। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कई बार, जैसे कोई तूफान वगैरह कुछ ऐसी सिचुएशन में कोई है व्यक्ति, है ना, अब उसमें क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया है, किसी व्हीकल में था और तेज तूफान की वजह से वो एक से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको आप बैलेंस फोर्स बोलेंगे? नहीं, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन यहां पर बात चल रही है बैलेंस्ड फोर्स की, तो बैलेंस्ड फोर्स अगर होती है तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती। तो यहां पर पूछ रहा है वो आपसे कि क्या वो बॉडी रेस्ट में रह पाएगी? बताइए, कैन बैलेंस्ड फोर्स मूव अ बॉडी? रेस्ट में नहीं, क्या वो बॉडी मूव कर पाएगी? सोचिए, नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे पास क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? बी, है ना, क्योंकि मूव के लिए बात कर रहा है ना। कोई बॉडी जो रेस्ट में है, क्या हम उसे मूव करा सकते हैं? अगर बैलेंस्ड फोर्स है, नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए हमें नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, मतलब बी ऑप्शन यहां पर आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड? किन फैक्टर्स पर इनर्शिया किसी बॉडी का वो डिपेंड करता है? सबसे पहली बात, हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। ठीक है, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। तो अब आप ध्यान से सोचिए, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में बने रहने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी व्हीकल को यूज कर रहे हैं स्ट्रेट ट्रैक पर, है ना, सीधा सीधा रास्ता है, आप साइकिल ही चला रहे हैं, तो आपने देखा आगे चलकर यू टर्न आ रहा है, साइकिल अपने आप मुड़ जाती है, ऐसा होता है। या आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक अपने आप टर्न ले लेती है रास्ते के अकॉर्डिंग, नहीं ना। आपको क्या करना होता है, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर जो फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा वेलोसिटी को डाउन करना होता है, और जो आपका व्हीकल है, चाहे वो साइकिल या बाइक है, जो भी XYZ है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करनी होती है, अप्लाइड फोर्स आप लगाते हैं, जिसकी वजह से वो स्लाइटली टर्न लेता है। बाकी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर काम आती हैं, है ना, फ्रिक्शन वगैरह की हेल्प भी वहाँ पर लेनी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इनर्शिया मतलब वो बॉडी, वो व्हीकल, है ना, वो डिवाइस, वो तो स्ट्रेट ही चलने की कोशिश करेगा, इनर्शिया उसका ऐसा ही है।
क्योंकि इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो या कुछ भी XYZ, है ना। तो वो तो स्ट्रेट ही रहने की कोशिश करेगी। कब तक? जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, आप उसको टर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक। सेम ऐसे ही होता है। मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं, आराम से रिलैक्स मोड में बैठे हुए थे, बैक वैक सपोर्ट लेकर, और क्योंकि आपको बोला गया था कि करीब 15 मिनट के बाद बस स्टार्ट होगी, है ना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ड्राइवर ने उसको अचानक से चला दिया, तो पीछे को झटका लगता है ना, एकदम से लगता है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो इनिशियल स्टेट थी वो उसी में रहने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से एक फोर्स लगी जिसकी वजह से ये सब हो पाया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके भी। खैर, तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड? मास पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन में दी हुई है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पोटेंशियल एनर्जी, मास और एक्सेलरेशन। तो यहां पर करेक्ट हमारे पास जो ऑप्शन बैठता है, फॉर्मूले से भी आप मैच कर सकते हैं, वो है मास। तो ऑप्शन सी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि भाई किस तरह से, किस वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया है, रीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी लास्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, करीब 3rd या 4th के आसपास, है ना। तो उसमें भी यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई थी कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से आ गया, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है? उसके लिए आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, उसको समझने में हेल्प करेगा। अब मोमेंटम की SI यूनिट पूछी जा रही है, तो मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन है ना, टाइम के लिए SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। पर वो नीचे आ रहा है ना, डिवाइड बाय आ रही है, जब उसको ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि ये अगर ऑप्शन में है तो हमें सेलेक्ट करना होगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन में फिट नहीं बैठ पा रहा है ना, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन भी सही नहीं है, डी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और फिर किस तरह से आपने यूनिट निकाली SI यूनिट, वो आपको निकालने के बाद फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सही ऑप्शन है डी, ठीक है। कैसे निकाला गया ये चीज याद रखनी है, ऐसे याद नहीं करना आप। क्वेश्चन नंबर 8 में डी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अगर ये क्वेश्चन है इसको याद कर लिया, ऐसा नहीं करना आप, है ना। हमारी भी मेहनत वेस्ट होगी और आपका भी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना ये सब आगे काम आते हैं, आगे क्लासेस में बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे, इसलिए आप समझ के चलिए, चाहे वो MCQ आ रहे हो या फिर वो डिटेल्ड क्वेश्चन आए, आप टॉपिक को क्लियर कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन ऑन फायरिंग। देखिए यहां पर है ना एक थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, यहां लिख लेते हैं उसको, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए भी ये जाना जाता है ना। टोटल मोमेंटम जो है बिफोर वाला जो टोटल मोमेंटम होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है, कॉलिजन के बाद वाले मोमेंटम के लिए। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। बल्कि इस पर हमारी एक डिटेल वीडियो भी आपने देखी होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर, वहां पे पूरा इस फॉर्मूले को ड्राइव किया गया है, सारे लॉजिक समझाए गए हैं कि कौन सी चीज क्या है, किस तरह से हमें कंसिडर करनी चाहिए, कॉलिजन से पहले की सिचुएशन क्या होती है, कॉलिजन के बाद की सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। तो खैर आपने देखा भी होगा, अदरवाइज आप चेक कर लीजिएगा, उसको समझ लेंगे तो उसके बाद फिर क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चल रहा है, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट और गन ऑन फायरिंग। तो फायर करने से पहले, है ना, फायर करने से पहले क्या होता है, पिस्टल और जो बुलेट है वो दोनों ही रेस्ट में है, मतलब u1 और u2 तो जीरो है। अगर आप फॉर्मूले में u1 और u2 को जीरो पुट कर देते हैं तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी सब,
ये सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां पर ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी क्योंकि u1 भी जीरो है और u2 भी जीरो है। भाई फायर करने से पहले क्या होता है, दोनों चीजें रेस्ट में ना, तो u1 u2 है ही नहीं वहां पर, तो उसको जीरो पुट कर दिया जाता है। तो जीरो इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां से हटाकर आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहां पर क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसके हिसाब से आप यहां पर जीरो लगा सकते हैं। तो जीरो इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो जैसा कि यहां पर पूछा गया है कि टोटल मोमेंटम जो होगा बुलेट का और गन का फायर करने पर वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि देखिए ये m1 v1 मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम बुलेट को कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट हम पिस्टल को मतलब गन को कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल मोमेंटम जो होगा फायर करने पर वो किसके इक्वल था, इनिशियल वाले मोमेंटम के, पर वो सारी चीजें जीरो के, तो किसके इक्वल हो गया, वो जीरो के। तो इसलिए हमें जो सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वो कौन सा है, ए ऑप्शन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जीरो मींस ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इससे रिलेट करती है या इसके इक्वल बनती है ना। आपने कोई फार्मूला ऐसा सुना हो, सोचिए जरा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको याद है न्यूटन के जो 3 रूल दिए गए थे, न्यूटन साइंटिस्ट जो थे हमारे सर आइजैक न्यूटन, तो उनके जरिए 3 रूल्स दिए गए थे। उसमें से जो सेकंड नंबर है उसको लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट भी सेकंड के अंदर आता है और थर्ड भी सेकंड के अंदर आता है। खैर फिलहाल अभी ये जिक्र करते हैं किस चीज का, कि भाई चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, काम आ सकता है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटर्नल। यहां पर आप वेक्टर क्वांटिटी दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो यहां पर काम आ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या वो डिस्टेंस है, क्या वो वेलोसिटी है, क्या वो एक्सेलरेशन है या फोर्स। तो साफ पता चल रहा है फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। मास जो होता है बॉडी का डबल किया जा रहा है, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन अंडर द गिवन फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहली बात। ये फॉर्मूले बड़े काम आते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं और रीजनिंग को समझने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फॉर्मूले के जरिए ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन और मास में रिलेशन चल रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, मास को यहीं रखिए और एक्सेलरेशन को यहाँ से हटाकर इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, मास को आपने डबल किया, मास को आपने डबल किया है ना, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए तो हाफ हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है। तो काफी जल्दी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर एक्शन रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियस। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होती है क्या वो साथ साथ लगती हैं। सोचिए आप खुद से, अभी कुछ समय पहले भी जिक्र हो रहा था, अभी शायद क्वेश्चन नंबर 8 में भी जिक्र आ रहा था या 8 के नियर बाय, कि भाई एक्शन रिएक्शन फोर्स होती है। जब हम कुछ एक्शन करते हैं तो कई बार क्या होता है, रिएक्शन फोर्स हमें फील हो जाती है, कई बार होता है रिएक्शन फोर्स हमें फील नहीं हो रही है, पर रिएक्शन फोर्स जरूर होती है। तो उसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर छिपा हुआ है। आप खुद से सोचिए क्या आंसर आना चाहिए इसमें, यस, नो, या कुछ फिक्स नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, या कुछ और ही इसका आंसर है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, मार्क कर लेते हैं इसको, यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, एक्शन रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ एक ही समय पर काम करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स एक ही समय पर एक्ट करती हैं। जब आप एक्शन करते हैं तो वहां पे रिएक्शन फोर्स देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ एक्शन रिएक्शन फोर्स रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेकर रिलेट करती हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है,
या सेम डायरेक्शन होती है, या अपोजिट डायरेक्शन होती है, या फिर दो पॉसिबिलिटी हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आपने न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छे तरीके से समझा हुआ है तो आपको मालूम है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो इस एक स्टेटमेंट में से दो क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, कि भाई एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड रहता है और अपोजिट डायरेक्शन होती हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास डी के अंदर फिट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए ब्रांच ऑफ ट्री इज शेक। जैसे क्या होता है ना कि आपने कोई पेड़ देखा, किया भी होगा आपने ऐसा कि आपने देखा कोई आम का पेड़ है, अब उसमें आपने उसको थोड़ा सा ऐसे हिला दिया, है ना। तो ऐसे में न्यूटन के क्या कोई रूल अप्लाई हो रहा है इस काम को करने के लिए, उसी पर क्वेश्चन है ये। When a branch of a tree is shake, fruit may fall down due to acceleration की वजह से। क्या fall down होता है? वेलोसिटी की वजह से, मास की वजह से, या इनर्शिया की वजह से। तो सही आंसर आप सब समझ गए हैं, क्योंकि हमने कई बार यहां पर एक्सप्लेन कर लिया है कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपके पास इनर्शिया करेक्ट ऑप्शन है, मतलब डी ऑप्शन हमें यहां पर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इनर्शिया भी आपको मालूम है ना 3 तरह का होता है। कौन कौन से 3 तरह का होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक अलग होता है, इनर्शिया ऑफ एक मोशन होता है, और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये 3 तरह का यहां पर इनर्शिया देखा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन अंतर क्या है, ये बड़ी यूनिट है, वो छोटी यूनिट है, तो इनको रिलेट करना है। कौन सा रिलेशन सही लग रहा है आपको? तो यहां पर अगर आपने ये रिलेशन सुना हुआ है, पहले ध्यान से देखा हुआ है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिएगा सी ऑप्शन हमारा ये एग्जैक्ट है इसके लिए, कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। जैसे कि आप सबने स्टार्टिंग में छोटे क्लासेस में भी सुना हुआ है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं, मीन्स 1000000 डाइन। ठीक है, क्लियर। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर नीड है, तो आप उसके लिए बता सकते हैं कि आपको किसी चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स या फिर किस चैप्टर पर कोई टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।